तो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप सारे जनपद के जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आवाज आ रही है? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी आवाज आ रही होगी। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने अगर भारतीय न्यायपालिका के बारे में अगर कोई संकल्पना लोगों के मन में आती है तो एक सामान्य सा विचार जो जनमानस में है वो इस बात का है कि हम तकनीकी को लेकर के उतने सजग नहीं हैं या जमाने के साथ नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं हमसे, क्योंकि आज का लिटिगेंट या जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके मन में ये सामान्य सा भाव है कि जिस तेजी से सामान्य की अन्य समाज में जितने भी अन्य सेवाओं की आपूर्ति हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं न्यायपालिका जो है पिछड़ रही है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कि न्यायपालिका को हम तकनीकी और संचार के माध्यम से लोगों तक ले जाएंगे और न्याय को सुलभ बनाएंगे। जो ई कोर्ट की परिकल्पना है मन में, आप लोगों को ये ख्याल होगा कि सारे जनपदों में ई कोर्ट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। 2005 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस का प्लान स्टार्ट किया तो ये हुआ कि न्यायालय को हम तकनीकी के माध्यम से कैसे जोड़ें ताकि लोगों को हम तेजी से और गुणवत्ता के साथ न्याय को मुहैया करा पाएं। इसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि ई कमेटी की स्थापना की गई। थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो विषय है वो इस बात का है कि आखिर ये ई कमेटी है क्या, इसका स्वरूप क्या है। जब तमाम जो विभाग थे उनमें जब कंप्यूटराइजेशन की व्यवस्था की बात हुई तो ये हुआ कि उन लोगों में तकनीकी लोगों को हायर किया गया और उसके माध्यम से कंप्यूटरीकरण जो है या संचार की व्यवस्था जो है उसमें लागू की गई। लेकिन जब न्यायपालिका की बात आती है तो आप जानते हैं हम एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि न्यायपालिका में कंप्यूटरीकरण का कार्य या तकनीकी को एडॉप्ट करने का काम जो है इनके इन हाउस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए। इसी क्रम में ई कमेटी की स्थापना हुई। आप जानते हैं ई कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया और इसका मूल उद्देश्य ये था कि हम तकनीकी को कैसे न्यायिक व्यवस्था में एडॉप्ट करें। हमारा देश बृहद है और अलग अलग राज्यों में हमारी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई ई कमेटी और उसे ये दायित्व दिया गया कि पूरे राष्ट्र में कहीं न कहीं हम उन बिंदुओं को चिन्हित करें जिसके माध्यम से कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था कंप्यूटरीकरण की पूरे देश में लागू की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के ई कमेटी गठित की गई और ई कमेटी में जब कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसके दो पार्ट थे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि जितने भी हमारे देश में न्यायालय हैं हम उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी व्यवस्था करें। तो हमारे जो ई कमेटी के फर्स्ट फेज का उद्देश्य था
कि फर्स्ट फेज में हम सारे न्यायालयों में संचार की व्यवस्था करेंगे, वहां सर्वर स्थापित करेंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर प्रदान करेंगे और इसके माध्यम से हम इस व्यवस्था में कंप्यूटराइजेशन को आगे ले जाएंगे। जो हर जिले में आप देखे होंगे कि हर जिले में लैन स्थापित किए गए, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि ये था कि इसके माध्यम से हम जिले के जितने भी डेटा हैं उसे एक सर्वर बना करके उस पे हम स्टोर करेंगे और उसके माध्यम से हम कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था को आगे ले जाएंगे। फर्स्ट फेज जो कंप्यूटराइजेशन का जो केंद्रित था, इस बात को लेकर के केंद्रित था कि हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो। इसी क्रम में सारे जिले में हार्डवेयर प्रोवाइड किए गए, सर्वर लगाए गए। आप देखे होंगे कि इसमें संकल्पना की गई है कि केंद्रीकृत फाइलिंग प्रणाली, यानी हर जिले में एक जुडिशियल सर्विस सेंटर स्थापित किया गया। उसका क्या उद्देश्य था कि अगर कोई लिटिगेंट हमारे पास आता है तो उसे किसी पर्टिकुलर न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने केस की फाइलिंग कहाँ करेगा, जुडिशियल सर्विस सेंटर पे करेगा। तो इस तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से लोगों को न्याय देने की, जल्दी और सुलभ न्याय देने की जो व्यवस्था तकनीकी के माध्यम से की गई, उसके क्रम में फर्स्ट फेज में हमारे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे तो हमारा उद्देश्य क्या था कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को तकनीकी से जोड़ना। हमारे वहां जो फाइलों के रख रखाव की व्यवस्था है, कहीं न कहीं वो इतनी कम्बरसम है कि अगर हम उसमें तकनीकी का उपयोग नहीं करेंगे तो शायद आप उतनी तेजी से हम लोगों को न्याय नहीं दे पाएंगे। एक दौर था जब टाइपराइटर के माध्यम से हमारे आशुलिपिक टाइपिंग का कार्य करते थे। जब ये व्यवस्था लागू हुई, आज हर जगह सारे जिलों में आप देखे होंगे सबको जो है कि कंप्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मुझे एक और संदेश मिला है अभी अभी कि ऑनरेबल डायरेक्टर JTRI साहब 2 मिनट के लिए आप लोगों को अपना संदेश देने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आशीर्वचनों के माध्यम से प्रशिक्षण के बारे में थोड़ी सी हम लोगों को जानकारी दें। उसके बाद हम इस सेशन को आगे ले जाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सबने व्यवस्था सुचारू रूप से करी हुई है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, ये ऑनरेबल ई कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुपालन में की जा रही हैं, और ऐसी और भी अभी अन्य अन्य टॉपिक्स पे हम लोगों को और भी कार्यक्रम करने हैं, जिसका ये आज पहला कार्यक्रम है। जो ये सारे कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों का जो एक उद्देश्य ये है कि हमारे अभी तक जो व्यवस्थाएं थी उसमें न्यायिक अधिकारियों को कंप्यूटर या अन्य चीज़ों के बारे में तकनीकी जानकारियां दी जा रही थी, लेकिन अब एक विचार ये भी है कि जो बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर हैं हमारे जुडिशियल डिस्पेंसेशन सिस्टम के,
उनमें सभी को इसके बारे में जानकारी रहे, सभी को ये रहना चाहिए कि वो जो नए नए तकनीक व्यवस्थाएं इस समय देश में चल रही हैं, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमको हाई कोर्ट और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ये हमारा जो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि जो भी डेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार फीड कर दिया जाए, वो डेटा जो है जब तक वो केस हमारे सिस्टम में है, चाहे उसमें अपीलीय कोर्ट में जाए या वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं पे भी रहे, तो वो सारे डेटा एक बार आप फीड करें तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वहां फीड ना हो। उसके लिए आपके जो स्तर पे जितने भी डेटा मॉनिटरिंग है, डेटा फीडिंग है, बाकी चीजें हैं, उसको आपको जब अच्छी तरह से जानकारी रहेगी तो आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो डेटा हमारा रहता है वो हमारे जो लिटिगेंट, एडवोकेट, स्टाफ, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग इनको मॉनिटर करना चाहते हैं या इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सूचना सभी पे समान रूप से उपलब्ध रहे, और इन सब माध्यमों से एक पारदर्शिता बरकरार रहे, और लोगों को ये मालूम चले कि वो घर बैठ के, उनको पता रहना चाहिए कि उनका मैटर कब लगा है, कहाँ लगा है, उसकी क्या किस परिस्थिति में वो है, कौन सी स्टेज वो चल रही है। तो इन सब के लिए अलग अलग CIS में अलग अलग हमने एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगह डाटा फीड होना है, तो सबका अलग अलग तरीके से डेटा को जो कलेक्शन है वो हो रहा है। तो आप लोग जो है इस पूरे सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, क्योंकि अगर आपके लेवल पे हमारा डेटा और सारी चीजों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी तो आगे जो डेटा है वो सही नहीं आता है, और अगर डेटा सही नहीं होता है तो उसका एक सबसे बड़ा जो आप एक एक्सरसाइज आप लोगों को जो करनी पड़ती है वो है कि हर सूचना जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब हमसे मांगता है तो हमको मैनुअली वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो आप ये देखते होंगे कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे सप्ताह, हर दूसरे महीने आपको लगता होगा कि अभी तो हमने 1 महीना पहले, 2 महीने पहले ये डेटा हमने दिया है, ये नक्शा मांगा गया था, हम लोगों ने दिया है। तो उसका कारण ये होता है कि पूरी तरह से अभी हमारा जो डेटा है वो सही नहीं फीड होता है। तो अगर हम लोग डेटा को सही फीड करेंगे, हमारी बाकी जितनी भी गवर्नेंस की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम सही अनुपालन में रखेंगे, तो हमको बार बार ये जो मैनुअल एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिले जिले में, और जिसकी वजह से हमारा काफी समय जो है उसमें जाता है, वो सब नहीं जाएगा। और जो भी सूचनाएं माननीय उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को या हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस या कोई और ऑनरेबल कमिटी या JTRI को जो जरूरत होती है, वो फिर आप लोगों को बार बार नाम मांगना नहीं पड़ेगा, हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसके माध्यम से इसको स्वयं ही एकत्र कर लेंगे। इसी सब चीज के लिए ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सारे जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि आप लोगों को इसकी सबकी जानकारी रहे, आप लोग इन सब में अवगत रहे और सही डेटा हमारा फीड हो। और आपका आज का पूरा दिन का जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त है। मेरा आप सभी से अनुरोध यह है कि आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ये प्रयास कीजिएगा कि जो भी आज बताया जा रहा है वो हमारे किसी ना किसी एक्टिविटी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में रोज होती है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो अगर आप इसमें से इनकी अपनी परेशानियों को भी अगर हमसे शेयर करेंगे, कहाँ पे क्या आप लोगों को डिफिकल्टी है, किन परिस्थितियों में कोई आपको नहीं हो पा रहा है, सिस्टम का प्रॉब्लम है, डेटा का प्रॉब्लम है, कभी बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, कभी सर्वर का प्रॉब्लम है, डेटा का आपको जो अलग अलग प्रकार से काम करने को दिया जा रहा है, अगर वो कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई डिफिकल्टी है या समझ में नहीं आता है, तो हम लोग हमेशा 24 घंटे इस चीज के लिए उपलब्ध हैं। आप इस बात से बिल्कुल भी हिचकाइए मत कि ये क्वेश्चन पूछने से शायद कोई हम लोगों से क्या हमारे बारे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोचेंगे हमें आता नहीं है। देखिए, ये मान के चलिए कि हम सब लोग कोई कंप्यूटर में या तकनीकी के हमने कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हम सबको सीखना है। क्योंकि आप देखिए कि कोविड और कोविड से पहले और कोविड के बाद का जो पूरा एक हमारा जुडिशियल सिस्टम तो उससे अफेक्टेड है ही,
आपकी दिनचर्या जो अदरवाइज कोर्स से बाहर है उसमें भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बाकी वेबसाइट, इनका कितना आपके जीवन में इस समय प्रभाव है कि आपको अब बिना इन सब चीजों के आप देखिएगा कि आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई घर में सामान मंगाना है या कोई और दवाई मंगानी है तो आजकल सब मोबाइल पे, ऐप पे सब अवेलेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा ये जुडिशियल सिस्टम में जितना भी ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके जुडिशियल सिस्टम में भी उसी प्रकार से क्रांति लाएंगी जैसे आपकी बाकी सिस्टम जो आप ऑनलाइन करके कर पा रहे हैं कि घर बैठ के आप जिस समय जो चीज चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वो सब उपलब्ध होता है। तो इन सारी जो हमारे कार्यक्रम हैं, अगर इन कार्यक्रमों को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और क्या मंशा है और उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर इस पे आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो डे टू डे जो कार्य पद्धति है उनमें आपका काफी समय बचेगा और बार बार का जो डेटा रिपीटिशन जो आपको परेशानी होती है वो नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि कार्यक्रम में पूरा सा सहयोग कीजिए और इसको समझिए, और जो भी क्वेरी हो आप जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आप पूछिए, जरूर पूछें। और अगर आपको लगता है कि उसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो उसको हमको मेल करें, हमको अदरवाइज फोन करके बताएं। हमारा पूरा सहयोग इसमें है और हम चाहते हैं कि हमारा पूरे जो हमारा उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम अभी भी कंप्यूटराइज के मामले में देश में एक जो सोच है कि उत्तर प्रदेश पीछे है, ऐसा नहीं है, हम अभी भी काफी आगे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो पोजीशन है वो टॉप पे ही बरकरार रहे और हम ऐसा एक अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार से सारी तकनीकी का इस्तेमाल करें कि हम पूरे देश में एक नजीर बने और सब लोग हमारी तरफ देखें कि उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके यहाँ कितना शानदार काम हो रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः इस कार्यक्रम में अपना समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जजेस साहब का भी पूरा धन्यवाद करता हूँ। आप पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुने, समझे और हमें फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप आगे करें। दादाजी की चप्पल बंद कैसे करना है? अनम्यूट कर दीजिए माइक। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। आ रही है। हाँ,
मैं ये बता रहा था कि सबने अभी डेटा सैंक्टिटी की बात की, तो डेटा सैंक्टिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना प्योर आप डेटा अपना रखेंगे तो आने वाले समय में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसे आप आसानी से प्रोवाइड कर पाएंगे। और ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि जितने भी स्टेटमेंट मांगे जा रहे हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर डेटा आपका करेक्ट है तो हम ऊपर के लेवल से ही उसे रिट्रीव कर सकते हैं, आपसे हमें डेटा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ये इसलिए मांगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल फाइल्स की कंडीशंस है और जो हमारा डेटा क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, जिसको श्योर करने के लिए आपसे जो है फिजिकल रूप में वो डेटा मांगे जाते हैं। ई कोड परियोजना के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? तो सबसे कि हम कैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आज के दौर में किसी भी सेवा की कल्पना आप बिना तकनीकी और संचार के नहीं कर सकते। न्यायालयों में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस की जानकारी, फाइल्स के स्टेटस की जानकारी लिटिगेंट काउंसिल तुरंत ही पाना चाहते हैं, तो ये बिना तकनीकी को एडॉप्ट किए ये संभव नहीं है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम जब डेटा कलेक्ट करके और कोई इंफॉर्मेशन देते थे तो हम 5 महीने 6 महीने उसमें पीछे की स्थिति बता रहे होते थे। आज की तिथि में क्या है कि आप देखेंगे कि आपने कल कितने जजमेंट्स दिए, आप कितनी फाइल्स में क्या प्रोसीडिंग की, वो सारा का सारा जो है एनजेडीजे पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो ये कैसे संभव हो पाया है? ये इसलिए संभव हो पाया है कि हमने ई कमेटी के गाइडलाइंस के हिसाब से तकनीकी को हमने आत्मसात किया है, और इस तकनीकी को जैसे जैसे हम आत्मसात करते जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि हम लोगों को सूचनाएं देने में, लोगों को पारदर्शिता देने में सफल हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ई कोड परियोजना में फर्स्ट फेज जो था उसमें आपने सारे जिलों में लगभग हार्डवेयर स्थापित हो गए हैं। कुछ आउटलाइंस कोर्ट हैं जहां हार्डवेयर की व्यवस्था अभी कहीं कहीं लैग कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने लोकल सर्वर स्थापित कर लिए। सारे कोर्ट्स को हार्डवेयर और लैन से जोड़ दिया गया है। और जो सेकेंड ये जो हार्डवेयर प्रदान करने का फेज था ये हमारे वहां 2014 तक चला। 2014 तक उद्देश्य यही था कि हम लोकल सर्वर बना लें, हार्डवेयर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक लोकल एरिया जो नेटवर्क है उसे स्टेब्लिश कर लें। 2015 के बाद जो सेकेंड फेज ई कमेटी का चला, सेकेंड फेज में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि अब हमें अपनी जितनी भी सेवाएं हैं उसे सिटीजन सेंट्रिक बनानी है। सिटीजन सेंट्रिक, लिटिगेंट सेंट्रिक कैसे बना पाएंगे हम कि जो हम प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट्स में कर रहे हैं उसे सारा का सारा हम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करें। वो कैसे हो पाया? हमारे देश में केस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, CIS जिसे कहते हैं। आप सारे लोग CIS से भली भांति परिचित हैं। आप जो अपने न्यायालय में कर रहे हैं वो जनता तक कैसे जाए, तो आप देखेंगे उसका सबसे बड़ा माध्यम है CIS। CIS एक ऐसा पब्लिक इंटरफेस है कि आप देखें कि आपके न्यायालय को सीधे उसने जनता से जोड़ रखा है। अभी तक आप जो कर रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां आपकी हैं, आपकी फाइल का जो प्रोग्रेस है, आप जो निर्णय दे रहे हैं, उसको जानने के लिए लिटिगेंट को न्यायालय में आने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज जो जरा भी जागरूक है या लिटिगेंट या काउंसिल कि आज की क्या प्रोसीडिंग हुई, वो सारा का सारा उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है।
तो ये जो एक सुविधा है वो हम ई कमेटी के ही माध्यम से, जो हमारी ई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है और उसका जो आउटकम CIS आया है, इसके माध्यम से हम लोगों को दे पा रहे हैं। इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है, आप ये पाएंगे कि CIS का पूरा सेटअप ये आप लोगों के श्रम और आप लोगों की मेहनत का परिणाम है, जो हम आज पब्लिक डोमेन में देख पा रहे हैं। क्योंकि CIS में जो भी डेटा एंट्री का कार्य है वो आप लोगों के स्तर से किया जाता है। फाइलिंग के लेवल से लेकर के जब कोई लिटिगेंट, हमारे वहाँ हर जिले में जो जुडिशियल सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ जैसे ही फाइलिंग करता है, वहाँ फाइलिंग नंबर से लेकर के और केस की प्रोग्रेस वहीं आप एंट्री करते हैं। उसके बाद वो अपने केस की स्टेटस ई कोर्ट्स वेबसाइट पे जा करके या ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पे जा करके वो देख लेता है। तमाम न्यायालयों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कियोस्क भी लगा रखे हैं, जहां से वो अपने केस की स्टेटस जान सकता है। तो इन सारे सर्विसेज में, सारी सेवाओं का मूल क्या है कि मूल जब आप डेटा की एंट्री करते हैं तो जितना बेहतर क्वालिटी का, जितना सैंक्टिटी के साथ डेटा की एंट्री होगी, हमारी तस्वीर उतनी ही चमकदार रूप में जनता के बीच जाएगी। जो फर्स्ट फेज का कंप्यूटराइजेशन था वो हमारे वहां समाप्त हो चुका है। जो सेकेंड फेज है, अब हमें क्या है कि जल्दी से जल्दी सारी सेवाओं को तकनीकी रूप से लोगों को दे पाएं। इसमें जब हम तकनीकी रूप से सेवाएं देने की बात आती है तो डिफरेंट मोबाइल ऐप हैं जिनके माध्यम से आप जानते होंगे कि ई कोर्ट सर्विसेज हैं। आप जजेस के लिए जस्टिस ऐप बनाए गए हैं ताकि वो अपना कोर्ट जो है पूरा का पूरा चाहें तो मोबाइल ऐप के माध्यम से वो मैनेज करते हैं, वो देखते भी हैं। इस प्रकार से जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसे पब्लिक डोमेन में ले जाने का काम ई कमेटी के माध्यम से किया जाता है और उसके मूल में CIS है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो आपका ज्यादा दक्ष होना ये आवश्यक है, क्योंकि जितना दक्ष आप होंगे, जितना तकनीकी को आप एडाप्ट करेंगे, उतने ही सुगम तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि बिना आपके प्रयास के, बिना आपकी सहभागिता के, इस अब तक जितना भी ये प्रोजेक्ट आगे आ पाया है, इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। और इस बात की गंभीरता इसी से पता चलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से आप लोगों को सहभागी बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनके लिए एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जाए और जिसकी परिणति आज आप लोगों के सामने है। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक तकनीकी की बात है कि क्या तकनीकी के लिए किसी या ई कोर्ट्स, ई सर्विसेज, जितनी भी ये व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, विशेष प्रशिक्षण के साथ साथ क्या और भी किसी चीज की आवश्यकता है? तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा सा अपने माइंडसेट को बदलें कि जो पुरानी चीजें हैं, धीरे धीरे हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए या हमें इस सोच को कहीं ना कहीं गति देनी पड़ेगी कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करने के लिए अपने माइंड को ओपन नहीं रखेंगे, तब तक हम तकनीकी को एडाप्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल हम ले लें कि जब हमारे वहाँ कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ और जितने हमारे स्टेनोस थे वो टाइपराइटर पे काम कर रहे थे, तो जब टाइपराइटर को रिप्लेस करने की बात हुई तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि साहब हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कंप्यूटर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, आज जो जितने भी हमारे इस तरह के आशुलिपिक हैं
अगर उनको आज की तिथि में ये प्रस्ताव दे दिया जाए कि आप अपने कंप्यूटर को वापस कर लें और ये अपने टाइपराइटर ले लें, तो शायद मुझे एक भी नहीं मिलेगा हम लोगों को जो इस बात के लिए तैयार होगा, क्योंकि टाइपराइटर की लिमिटेशन थी, कंप्यूटर की कोई लिमिटेशन नहीं है। कंप्यूटर में अगर आप दक्ष हैं तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे कार्य जिसके लिए वहां रेपिटेशन की जरूरत पड़ती थी, उसको हम यहाँ सुगमता से कर सकते हैं। और रही बात तकनीकी की, तो तकनीकी के लिए अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि कहीं कोई व्यवस्था अगर आई है तो हम तत्पर होकर के उसके सहभागी बने, तो उस व्यवस्था का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लें कि आप जाते हैं दुकान पे, एक मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल खरीदते समय आप मोबाइल में किसी दुनिया की किसी मोबाइल कंपनी ने उस मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? आप जाते हैं दुकान पे, मोबाइल खरीदते हैं, घर लेकर के आते हैं, उसे आप यूज करना शुरू करते हैं, और जब आप यूज करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आप उसकी फोटोग्राफी भी उससे करते हैं, मैसेज गैलरी भी देख सकते हैं, या धीरे धीरे आप अपने को उसमें एडॉप्ट करते हैं, और आप एक्सप्लोर करने के बाद आप ये पाते हैं कि उसके जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उससे आप अवेयर हैं और आप उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका भी उद्देश्य ये नहीं है कि आपको हम इसमें तकनीकी रूप से दक्ष बना दें। हमारा उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं जो माइंडसेट में ये बात है कि ये नई तकनीकी है, ये हमारे लिए नहीं बनी है, नहीं, आप इस व्यवस्था के भाग बनिए और आप ये पाएंगे कि ये ज्यादा सुगम है, और ये आपकी जो दिनचर्या है या जो आपके दैनिक कार्य हैं, जो आपकी वर्किंग एटमॉस्फेयर है, उसे भी अगर इसे आप एडॉप्ट करेंगे तो आप सुगम तरीके से उस कार्यक्रम को आगे ले जा पाएंगे, या आपके जो दैनिक कार्य हैं वो आप इसे आसानी से इसके माध्यम से अंजाम दे पाएंगे। तो इसको एडॉप्ट करने की जरूरत है माइंडसेट में कि नहीं, हम तकनीकी को एडॉप्ट करेंगे। और जब एडॉप्ट करेंगे, आप कंप्यूटर में जाइए, CIS के फीचर्स देखिए, धीरे धीरे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको लगे कि हमें इसमें तकनीकी किसी महारत की आवश्यकता है। तो ये रिफ्रेशर प्रोग्राम इसीलिए रखा गया कि आपका एक ओरिएंटेशन हो टेक्नोलॉजी के प्रति, आप इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, इसका उद्देश्य भी यही है। तो ई कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव रहा है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का, फर्स्ट फेज में हार्डवेयर और सेकेंड फेज में क्या है कि जितने भी सर्विसेज हम दे पाए, लोगों को कैसे जोड़ें, कैसे हम इसे सिटीजन सेंट्रिक बनाएं। तो ये उद्देश्य है ई कमेटी का, और इसके माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया है। जब आप कहते हैं कि कोर्ट में कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं, जब तक CIS नहीं आया था तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या, हम न्यायालयों में जब कार्य कर रहे होते हैं तो वहां हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, स्टाफ तो है ही है, लिटिगेंट है, इसके साथ साथ काउंसिल है, हमारे जो स्टेट्स के प्रोसिक्यूटर हैं या स्टेट्स की जो लीगल एजेंसीज हैं वो भी हमारे कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। आज तक हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था, हमारे ऊपर बहुत आसानी से ब्लेम कर दिया जाता था कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, या सोसाइटी की जो न्याय को लेकर के जो मांग है उसकी आपूर्ति हम समय से नहीं कर पाते हैं। जब से हम लोगों ने CIS को एडॉप्ट किया, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट किया, आज की तिथि में हम सबके सामने पूरे देश की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है कि न्यायालयों की संख्या कितनी है, किस मात्रा में जजेस काम कर रहे हैं,
कितनी संख्या में हमारे सामने पेंडेंसी है, कितना हमारे ऊपर ओवरलोड है, ये आज से पहले ये संभव नहीं था। इसको हमें स्पष्ट करने में काफी समय की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज की तिथि में आप देखें कि आपके सामने जो भी पेंडेंसी है या आपकी कोर्टें वैकेंट चल रही हैं, मैंड है कि नहीं मैंड है, कितनी कोर्ट में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि नहीं है, ये सारा का सारा आप देखें पब्लिक डोमेन में है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अभी तक अपने ऊपर खुद ही ओन किए हुए थे, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का काम है, डिसीजन मेकिंग का काम चरणबद्ध तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका है। इसमें निश्चित रूप से जजेस के अलावा आप पाएंगे कि प्रोसिक्यूटर्स की भूमिका है, स्टेट्स की भूमिका है, आप ये पाएंगे कि इसमें काउंसिल्स की भूमिका है। तो जब भी आप केसेज की स्टेज फिक्स करते हैं या इस तरह की एंट्री करते हैं कि आपका केस किस स्टेज पे चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, अगर आप स्टेटस अपडेट करते हैं तो पब्लिक डोमेन में क्या फिगर जाती है कि ये पेंडेंसी न्यायपालिका के पार्ट पे नहीं है, ये इसलिए है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपका एक्सप्लेनेशन क्या है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पब्लिक डोमेन में किस प्रकार से, जैसे ही आप वहां स्टेज फीड करते हैं तो पब्लिक डोमेन में ये अपीयर होता है कि एक्यूज्ड और एब्सकॉन्डिंग, तो एक्यूज या विटनेसेस नॉट टर्निंग अप। तो ये जितने भी चीजें हैं, तो अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है। और पब्लिक इमेज में हम अपने को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये पेंडेंसी या पर्टिकुलर केस में कोई प्रोग्रेस अगर नहीं हो पा रही है तो क्या रीजन है। तो जितनी स्पष्ट तस्वीर, जिस तरह से जितनी सैंक्टिटी के साथ हमारा डेटा फीडिंग होगा, उतने ही स्पष्टता के साथ हम जनता के बीच में अपनी स्थिति को ले जा पाएंगे और लोगों के मन में पारदर्शिता का भाव भी उत्पन्न होगा कि ये देखिए, नहीं, हमारे वहां जुडिशियल सेटअप इस तरह का चल रहा है। तो अब आपके पास अभी तक क्या था कि जनता में आप कैसे दिखते हैं, ये कोई हमारे पास डायरेक्ट कोई फेस नहीं था। लेकिन जो CIS है या टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, जनता को आपका डायरेक्ट फेस उपलब्ध कराती है, जो CIS के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आप देख रहे हैं। इससे क्या है कि विभिन्न श्रेणियों में आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी क्या है। ब्यूटी ये है कि जो कुछ भी आपका न्यायालय के अंदर है, आप जानते हैं कि अब डे टू डे जितनी भी प्रोसीडिंग करते हैं उसका सारा डेटा जो है शाम को माइग्रेट होकर के NJDJ के सॉफ्टवेयर पे चला जाता है, वहां सर्वर पे, वहां पब्लिक डोमेन में सारे जजमेंट, सारे ऑर्डर्स जितने भी आप अपलोड करते हैं वो अब पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक वहां से एनी टाइम अपने केस का स्टेटस देख सकती है, जो भी ऑर्डर्स आपने किए हैं वो देख सकती है। एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी, जैसे जब ई गवर्नेंस का प्लान आया तो ई गवर्नेंस में जो मूलभूत बात ये थी कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में। जुडिशरी ने भी उसे अडॉप्ट किया, न्यायपालिका में भी, कि तकनीकी के माध्यम से ही हम न्याय को सुलभ कराएंगे। इसके माध्यम से विभिन्न चरणों में ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एक हमारे वहां वेबसाइट है ई-टाल, तो ई-टाल पे जाएंगे तो वो टैली करती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो भी सर्विसेज ई कोर्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह से संचार सुविधाएं जो पब्लिक सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो पब्लिक में उसकी डिमांड कितनी है। तो आप उस वेबसाइट को जब क्लिक करेंगे तो आज की डेट में, आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि दुनिया में आपकी कंट्री में जितनी वेबसाइट यूज हो रही हैं, तो उसमें या तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जुडिशरी रहती है। यानी कि अगर आपके देश में 4 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है
अगर बाई पार्टी सिस्टम है हमारे वहां लिटिगेशन का, तभी लिटिगेशन आता है। अगर मिनिमम 2 से 3 लोग किसी केस में इन्वॉल्व हैं तो आप पाएंगे कि 10 से 12 करोड़ लोग हमारे स्टेक होल्डर हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और वो इतने डिस्परेट हैं जस्टिस के लिए कि ई ताल पे आप जाकर के देखिए तो जितनी बार उस वेबसाइट को या आपकी वेबसाइट को हिट किया जाता है तो वो उसे टैली करता है, उसकी काउंटिंग करके पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले करता है। तो ई ताल पे आप जाकर के देखेंगे तो आपकी जो पोजीशन दिखेगी, तो आप इंडिया में बाकी डिपार्टमेंट्स के तुलना में नंबर 2 या नंबर 3 पे आप, यानी कि आप ये सोचिए कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो ये सेवाएं लेना चाहता है वो आपकी वेबसाइट को जाकर के हिट कर रहा है। तो हिट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है कि इस वेबसाइट के माध्यम से वो सर्विसेज पाना चाहता है। वो इतना डिस्परेट है कि कोर्ट में हो क्या रहा है वो इसे जानना चाहता है। तो ये कैसे हम दे पाएंगे कि जितनी सैंक्टिटी के साथ हम डेटा की एंट्री करेंगे, तकनीकी को एडॉप्ट करेंगे, तो हम ये सुविधाएं दे पाएंगे। एक तो टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, टेक्नोलॉजी के साथ सबसे जो बड़ा इशू है पारदर्शिता के साथ साथ सुलभ होना और प्लस इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना। कि तकनीकी में जब हम इसे इस्टेब्लिश करते हैं तो उस समय भी तो कॉस्टिंग आती है, लेकिन उसके बाद जो उसका डिलीवरी है या जो क्वांटिटी ऑफ डिलीवरी है, जिस तरह से वो उसे मैनेज करता है, उससे हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई जजमेंट देखना हो, सोचिए कि कोई मैनुअली आपसे अप्रोच करे और आपके न्यायालय में आए, तो उसे ऑर्डर निकालने में जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं आज वो वेबसाइट के माध्यम से जो है सीधे सीधे देख सकता है। और तकनीकी को माना गया है कि जैसे जैसे आप तकनीकी को एडॉप्ट करेंगे तो ये आपको इंपावर करती है, आपको सशक्त बनाती है। क्योंकि तकनीकी के माध्यम से आप जो सर्विसेज अवेल कर पाएंगे शायद वो मैनुअल रूप में आप अवेल ना कर पाए। तो ई कोर्ट सेवाओं का उद्देश्य ये है कि इसका उपयोग करके आप अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं, कम काम में आप ज्यादा डिलीवरी दे सकते हैं। कि एक बार अगर डेटा एंट्री सही हो जाती है तो बाद में जितने भी आपको मैनेजमेंट के लिए आपको जितने भी डेटा की जरूरत पड़ती है वो आप बड़े आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना कॉल में शायद तकनीकी ही ऐसा माध्यम थी कि लिमिटेड ही सही लेकिन हम लोगों तक पहुंच पाए। जो हमारे आवश्यक कार्य थे वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और संपादित कर पाए। एक डेटा और भी शेयर करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना काल चल रहा था उसमें जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने अर्जेंट वर्क्स थे इसका संपादन किया है यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की डिलीवरी पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं दी गई। तो ये एक और हम लोगों के गर्व का विषय है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं तो चीजें हमारे लिए सुगम होती जाती हैं, तो और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ समय सीमित है और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो डिलीवरी है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें हम पारदर्शिता ला पाए, लोगों को इससे जोड़ सकें। और आप देखेंगे कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहे लिटिगेंट है, वो आज क्या है अपने केस का स्टेटस अपने मोबाइल पे जानना चाहता है। आप देखे होंगे कि मोबाइल के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से
वो अपने केस की स्टेटस जानता है। तो ये सारी सुविधाएं अगर सफल हो पाई हैं तो हम ई कोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से ही दे पाए हैं, और आगे से भी आप लोगों से सहभागिता की अपेक्षा है कि आप इसे टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। जो भी आपके सहकर्मी हैं आप उनको प्रेरित करें और ये कहें कि जब तक आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे आपके कार्यों में सुगमता नहीं आएगी और पब्लिक फेस भी हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस सेशन के समाप्ति की अनुमति चाहूंगा। अगर कोई सवाल, अगर ओवरव्यू इस भूमिका के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसमें किसी तकनीकी को हम लोगों ने शेयर नहीं किया, सिर्फ इसका उद्देश्य ये था कि ये प्रोजेक्ट है क्या। बताएं, किसी को कोई सवाल पूछना है? अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो। जी बताएं। आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सर, किसी के पास अगर कोई सवाल हो तो आप अपने को अनम्यूट कर लें और सर से पूछ सकते हैं इस समय। हाँ सर, मेरा निवेदन ये था जी कि जो हमारे आपको मोबाइल दी गई है, जब वो जाते तो नेटवर्क काम नहीं करता। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। एक चीज और है कि आप देखें, ये तो नेटवर्क की जो समस्या है, क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या आप एन स्टेप की बात कर रहे हैं? एन स्टेप की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश में या कहीं जाते होंगे तो हालांकि ज्यादातर जगह पे तो नेटवर्क रहता है, कुछ ऐसे भी प्लेस हो सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन ये है कि जिस तरह से गांव तक जैसे जैसे संचार सुविधा बढ़ेगी ये समस्या भी आपकी समय के साथ ही दूर हो पाएगी, क्योंकि जो वैन का सिस्टम है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वो जो है प्राइवेट सेक्टर्स के भी पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी है, डिफरेंट प्लेयर्स हैं उसमें। तो उसमें अपने कोई इस तरह का हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क का कोई प्रावधान उसमें नहीं है। तो वो जैसे जैसे पब्लिक डोमेन की चीज है वो धीरे धीरे समय के साथ ही वो ठीक हो पाएगी। और कोई क्वेश्चन? सर जी प्रणाम सर, सीतापुर जस्टिस से बोल रहे हैं। जी जी बताए। सिस्टम सर अब हम फेज सेकंड में आ गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। सीआईएस हमारा इस कंडीशन में आ गया है कि हमारा डेटा रियल टाइम हो गया है सर। तो मॉड्यूल कुछ हमारे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उनको सर लागू कराने में बड़ी परेशानी होती है। जैसे वर्चुअल कोर्ट हमारा एक मॉड्यूल अभी ई चालान वाला वर्चुअल ट्रैफिक में इंट्रोड्यूस कराया गया है सर। तो सेंट्रलाइज्ड गाइडलाइन है नहीं सर हम लोगों के पास, जो अपनी समझ में आ रहा है उस तरीके से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उसको। उससे पैच हमने इंस्टॉल कर दिया सीआईएस पे। तो कुछ हमारे मुकदमे ई चालान के आ गए सर, ट्रैफिक चालान वाले। अब जो वर्चुअली तो आ गए सर, उनको कैसे हमको क्या करना है वो चीज नहीं आ रही। तो
कैसे क्या किया जाए इसकी एक गाइडलाइन। दूसरा सर हमारा ICJS है एक मॉड्यूल सर, जो FIR और चार्जशीट आती हैं वो हम उस पे करते हैं, तो बहुत सारी FIR और चार्जशीट हमको रिसीव नहीं होती ऑनलाइन उसकी, और कुछ ऑलरेडी वो कंज्यूम दिखाता है सर जो। तो सर हमारा ये है कि जिस फेज पे हैं हम लोग अब सेकंड फेज, बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने से पहले ट्रायल सर्वर पे सर उसका रन हो जाए, साथ में हम लोगों से फीडबैक ले लिया जाए, तब सर इंट्रोड्यूस कराया जाए। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा, और सर रीडर डायरी मैनुअली खत्म हो चुकी है सब CIS, तो डेटा सर रियल करने के लिए अब अगर जो कोई मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हो तो फीडबैक सर लेके साथ ही करा के फिर सर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। बहुत सारी परेशानी है, ICJS में भी सर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। अब सर कोई FIR ऑलरेडी कंज्यूम दिखा रहा CIS, वो फीड नहीं, अब सर उसको मैनुअली हमको फाइलिंग करा के, उसमें प्री ट्रायल भी मॉड्यूल है, सही ना, प्री ट्रायल और ICJS सर हम उसको कंज्यूम करते हैं। अब वहां अब उसको सर जो ऑलरेडी कंज्यूम दिखा रहा है तो उसको किस तरीके से हम फीड करें, अब फिर उसको मैनुअली हमको फाइलिंग करा के उसको फीड कराना पड़ रहा है, तो डबल एंट्री सर हो रही है वहां पे। और इस तरीके से सर लोक अदालत में भी है, लोक अदालत मॉड्यूल हम स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें भी सर डिस्पोजल और उसका बहुत परेशानी होती है। अगर जो वो डेट निकल गई, उसमें किसी ने डेली प्रोसीडिंग अपने आप कोर्ट से कर दी और लोक अदालत ने उसका नहीं वो किया, तो दोबारा उस मॉड्यूल में सर उसका फंक्शन नहीं हो पाता उस केस का। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल फेस कर रहे हैं। इसके लिए तमाम स्पेसिफिक सेशंस रखे गए हैं, उसमें आपकी बात को वो एड्रेस करेंगे। और जहां तक आपने देखा होगा कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंटर ऑपरेबल बनाने के लिए कि कैसे जब आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, इस पे काफी हाई लेवल पे और इंटेंसिटी के साथ इस पे काम हो रहा है। और आप आने वाले समय में ये पाएंगे कि ये सिस्टम पूरी तरह से रिफाइन होगा। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत ह्यूज बजट भी इस बार उन्होंने किया है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी का जो इशू है कि जो पुलिस का डेटा है वो हमारे वहाँ कंज्यूम करने में या प्रोसिक्यूशन से हमको इंटीग्रेट करने में, तो ये इस पे काम चल रहा है और आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा समय समाप्त होता है और इस पेशेंट हियरिंग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी सहभागिता के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर सत्यवान सिंह